दर्शन करने के लिए सागर SBN यूनिवर्सिटी, स्वामी विवेकानंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से डॉक्टर साहब पधारे हैं और वो आपसे कुछ 15-20 मिनट जो भी है, हमारे जब तक गेस्ट नहीं आते हैं तब तक वो इस सब्जेक्ट पे आपसे बात करेंगे, ठीक है। तो उनका जो भी अनुभव है, जो भी नॉलेज है, वो आपके काम आएगा, तो आप उनको सुनिएगा। और लगभग 20 की जो श्रृंखला थी, महानुभावों की, एक्सपर्ट लोगों की, साइंटिस्टों की, अलग अलग विषयों को लेकर आपसे बातचीत कर रहे थे, आपको समझा रहे थे। और उस कड़ी में जो है ना, करीब करीब 18 लोगों ने आपके सामने अपने अपने वक्तव्य प्रस्तुत किए और उन्होंने अपने अपने विषय की जो एक्सपर्टीज है वो आपसे साझा की। उसी कड़ी है आज हमारे बीच में SBN यूनिवर्सिटी के डॉक्टर पधारे हैं, तो मैं उन सबसे उनको आप सबसे रूबरू कराना चाहता हूँ और वो आपसे सीट के बारे में बात करेंगे। तो ज़्यादा क्वेश्चन और ज़्यादा अपने पास समय नहीं है, तो थोड़ा आप पहले तो नंबर ले लेना अगर कोई आपके क्वेश्चन बने तो बीच में ऐसे टाइम एक्सपेंड नहीं करना, नहीं तो फिर वो टोकना अच्छा नहीं लगता है। तो मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि एक बार करतल ध्वनि से आप तो हमारे बीच में है सागर स्वामी विवेकानंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के डॉक्टर साहब, जो आपसे सीड टेक्नोलॉजी पर और जो भी उनका व्यवहारिक अनुभव है वो आपसे बात करेंगे। आप स्वामी विवेकानंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो है ना बच्चों को पढ़ाते हैं, BSc MSc पढ़ाते हैं, और मैंने आपसे आग्रह किया कि हमारे किसान भाइयों को अपना अनुभव जो है साझा करने की कृपा करें। मैं डॉक्टर साहब को बताना चाहता हूँ, ये 30 दिवसीय जो है आयोजन है, जो भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण जो मंत्रालय है उसके अधीन भारत सरकार ने इस व्यवस्था को चलाने के लिए इसी मिनिस्ट्री के साथ में क्षेत्रीय जैविक कृषि केंद्रों का निर्माण किया। जो क्षेत्रीय जैविक कृषि केंद्र केवल और केवल प्राकृतिक और जैविक खेती के लिए कार्य करते हैं, वो रिसर्च भी करते हैं और एक्सटेंशन का भी काम करते हैं। क्योंकि विभाग जो है ना केमिकल और सब चीज़ों का काम करते हैं और उनके पास अपना एक लोड है, फिर कृषि विज्ञान केंद्रों के पास भी अपनी रिसर्च और अपना एक लोड है। तो इस चीज को सेपरेट रखते हुए उन्होंने अलग से इसी मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये बॉडी फॉर्म की और इसके 4 रीजनल सेंटर भारत में अभी हैं। उन रीजनल सेंटर्स के माध्यम से अलग अलग राज्य जुड़े हुए हैं। तो नागपुर का जो रीजनल सेंटर है, जिसके कोऑर्डिनेटर डॉक्टर प्रियंका जी भी यहाँ पर हैं, और ये जो नागपुर का सेंटर है ये लगभग 5-6 राज्यों को मतलब कवर करता है। तो उसमें मध्य प्रदेश भी हमारा एक राज्य है और इस राज्य में ये सागर जिले में उन्नत कृषि अध्ययन परिषद के साथ में मिलकर ये प्रोग्राम 30 दिवसीय चल रहा है। ये 2 तारीख से चालू हुआ था और 31 आज इसका समापन सत्र भी है। तो इस कड़ी में जो है आपको आमंत्रित किया गया है और आप इन किसान भाइयों को जो भी आपके अनुभव है वो कृपया आप साझा करने की कृपा करें। तो मैं समय नष्ट ना करते हुए मैं आदरणीय डॉक्टर साहब से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें आप सभी। जैसे कि आप जानते हैं सभी लोग, हम लोग जो है ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और ऑर्गेनिक की बात की जाए तो ऑर्गेनिक हम जो पहले जो ग्रामीण क्षेत्र थे, तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हुआ करता था, पहले जो गोबर की खाद है, केंचुओं की तैयार की हुई खाद है, उसका उपयोग अधिक करते थे। तो ग्रामीण से हम लोग सभी जुड़े हुए हैं, हर व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला है। आज के क्षेत्र की बात की जाए तो कम से कम 70% लोग ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हैं। और एक व्यक्ति हैं, मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने वाल्टर एफ विलियम, उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के बारे में थोड़ा बहुत कहा गया है, तो उसके बारे में हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा गया है कि जो जनसंख्या है उसके आधार पर
ग्रामीण क्षेत्र को वर्गीकृत किया है। तो वाल्टर एफ विलियम थे, उन्होंने सोच थी इनकी कि हम क्यों ना जो शहरों की ओर जनता भाग रही है और जो तुम्हारे केमिकल वगैरह जो यूज कर रही है उसका हम उपयोग ना किए, क्योंकि उससे नुकसान बहुत होता है, मिट्टी एकदम बंजर हो जाती है। आपने देखा होगा कि दक्षिण साइड या जहाँ बारिश होती है निच्छलन की एक क्रिया होती है, जो पोषक तत्व होते हैं वो अधिक वर्षा हो जाने के कारण नीचे पहुंच जाते हैं निच्छलन के कारण। आपने देखा होगा मिट्टी खोदते हैं जब भूरा भूरा सा पाउडर निकलता है जहाँ अधिक वर्षा होती है, तो क्या है निच्छलन की क्रिया होती है वो पानी जो बरसता है उसके साथ पोषक तत्व भी नीचे बैठ जाते हैं। और आप लोगों ने एक और देखा होगा जहाँ गर्मी अधिक होती है वहाँ क्या होता है, जो वाष्पीकरण की क्रिया होती है, तो उससे क्या होता है कि जो वाष्पीकरण के साथ साथ जो फायदेमंद सोइल में मिट्टी में पोषक तत्व पाए जाते हैं वो क्या है कभी कभी ऊपर आ जाते हैं। आपने देखा होगा राजस्थान साइड ऊपर पपड़ी सफेद पपड़ी जम जाती है, पानी सूख जाता है सफेद हो जाती है, और जहाँ अधिक बारिश होती है वहाँ नीचे पहुँच जाता है। तो हमारे लिए क्या करना चाहिए उसके लिए, तो जो सबसे पहले सूखे की बात कर लें, सूखा क्षेत्र की, जिस क्षेत्र में सूखा होता है तो हमारे लिए उस क्षेत्र में जो वास्तविक क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो पंजाब हरियाणा साइड का है तो वहाँ क्या करते हैं खेतों में आग लगा देते हैं। सबसे बड़ा नुकसान तो वही है, खेतों में आग नहीं लगानी चाहिए। जो डंडर खड़े होते हैं फसल काट लेते हैं, जो बच जाते हैं अवशेष उसको क्या करते हैं खेत में ही जला देते हैं। उससे क्या होता है जो मिट्टी के लाभदायक कीट हैं मिट्टी को अच्छा बनाते हैं, भुरभुरी बनाते हैं, क्या है उसके साथ जल के नष्ट हो जाते हैं, मिट्टी एकदम बंजर हो जाती है। देखा होगा आपने यदि जो ईंट वगैरह बनाते हैं जब हम उसको पकाते हैं वो एकदम रेड हो जाती है, लाल हो जाती है, वो कोई काम की नहीं बचती है। उसी प्रकार यदि खेत में आग लगा देते हैं उसी प्रकार मिट्टी भी हमारी जो है वो थोड़े थोड़े लाल रवा हो जाता है, तो उसके कारण भी बहुत नुकसान होता है। और जो हमने निच्छालन की बात की थी, इस प्रकार की क्रॉप लगाना चाहिए जिसमें पोषक तत्व उसको पानी जहाँ कम होता है ड्रिप सिंचाई करनी चाहिए। तो उससे भी हमारे क्या होता है, उससे बहुत कम जो पोषक तत्व वायुमंडल में उड़ जाते हैं, वाष्पीकरण होकर वो कम हो जाते हैं। और जहाँ निच्छालन की क्रिया आप लोगों ने देखा होगा कि दक्षिण साइड चाय की खेती होती है, पहाड़ों पे की जाती है चाय की खेती। आप लोगों ने खेत में नहीं की जाती है, पहाड़ों पे की जाती है। कारण क्या है उसका कारण यह है कि चाय की पत्ती के लिए जड़ों में पानी अधिक आवश्यकता होती है। जड़ों के लिए, पत्तियों के लिए उतनी आवश्यकता नहीं होती है, जड़ों के लिए तो पानी जो बहता है तो जड़ों में लगकर हुआ वो जाता है, इसलिए पहाड़ पे की जाती है खेती। चाय की खेती जो है बागान है, असम है, आपने देखा होगा कि असम में भी चाय की खेती होती है, फिर उनकी पत्तियों को तोड़ा जाता है। तो पहाड़ी क्षेत्रों पर या दक्षिण साइड जो हमने निच्छालन की क्रिया बताई, तो उसमें जहाँ ज्यादा वर्षा होती है वहाँ पर इस प्रकार के पौधे लगाए जाते हैं जिसमें डायरेक्ट भूमि में पानी ना होकर उसकी पत्तियों में पानी लगे। ठीक है, पत्तियों में, तो उससे क्या होगा पोषक तत्व नीचे नहीं जा पाते हैं। या तो हम इतनी गहरी जुताई कर दें एक दो बार कि मिट्टी अलट पलट हो जाए, तो उससे भी हमारे लिए क्या होगा पोषक तत्व मिट्टी में बने रहेंगे और हमारे लिए जो फसल के लिए जो पोषक तत्व की आवश्यकता है वो उसमें बनी रहेगी और पौधे उसको लेते रहेंगे। उसी प्रकार एक व्यक्ति थे देसाई करके, एक देसाई, उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में और पर्यावरण के क्षेत्र में भी बात करी है, तो उसके बारे में हम बताते हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र का वातावरण में उन्होंने डिफरेंस बतलाया है। ग्रामीण क्षेत्र का जो वातावरण होता है बहुत शुद्ध होता है, ना तो वहाँ ट्रक चलते हैं, ना तो वहाँ फैक्ट्रियां हैं जो धुआं कार्बाइड निकलता है,
क्या है, शहरी क्षेत्रों में देखा फैक्ट्री लग गई हैं बहुत ज्यादा, हमारा वातावरण भी प्रदूषण हो रहा है और गाड़ियों से जो कार्बन निकल रहा है उससे भी बहुत ज्यादा प्रदूषण हो रहा है। तो ग्रामीण क्षेत्र की उन्होंने बात की है, ग्रामीण क्षेत्र का पर्यावरण अच्छा होता है, वहाँ ट्रैफिक कम होता है, फैक्ट्रियाँ कम होती हैं, वहाँ पर जो व्यक्ति रहते हैं या हम जो खेती करते हैं उसमें कम नुकसान होता है। और हम बात करें तुम्हारे जैसे किसान है जो, अनाज और बीज में अंतर क्या है, कोई बताएगा? अनाज जो होता है हम खाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। बीज जो होता है हम अगली बुआई के लिए उसको रखते हैं। अधिकतर किसान क्या करते हैं, जो फसल उगाई उसी में से बीज बचा के रख लिया, फिर वो दिया, फिर अगली साल फिर बोया, फिर बचा के फिर रख लिया, इससे उत्पादन कम होता है। यदि आपको उत्पादन बढ़ाना है तो हमारे लिए जो बीज जैसे आधार बीज है, ठीक है, पंजीकृत बीज है, ठीक है, न्यूक्लियस सीड है, तो एक आता है ट्रूथफुली जो हमने बताया इसके पहले, वो किसान क्या करते हैं, उगाते हैं, स्वयं रख लेते हैं, वही बीज को बो देते हैं, वो ट्रूथफुली सीड कहलाता है। सर्टिफाइड सीड प्रमाणित बीज हमारे लिए किसानों को उपयोग में लाना चाहिए। इनकी जो शुद्धता होती है 100% इसकी बनी रहती है। यदि हम खेत में 100 बीज लगा रहे हैं, मान के चलो, उसमें से 50 जम रहे हैं, 50 मर जा रहे हैं, उत्पादन कहाँ से बढ़ेगा? यदि किसानों के लिए भी अपने फसल का उत्पादन बढ़ाना है तो सबसे पहले उनके लिए एक टेस्ट होता है, टेट्रोजोलियम टेस्ट, वो उसमें घोल बनाया जाता है, उस घोल में बीज डाल दिए जाते हैं और कुछ बीज जो रहते हैं मूल रंग अपने जो बाद रंग में बने रहते हैं, कुछ रेड हो जाते हैं, तो उसमें हम उसको पहचान कर सकते हैं किस प्रकार के बीजों को हमें बोना चाहिए, किस प्रकार के बीज को नहीं बोना चाहिए। और सिंपली एक तरीका हुआ है, आप लोग जो किसान हैं जैसे, तो ग्रेडिंग करना चाहिए हमारे लिए, अच्छे बीज एक साइड रख लेना चाहिए, ग्रेडिंग करके जो टूट फूट वाले बीज हैं वो हमारे लिए एक साइड कर देना चाहिए। और सबसे पहला पॉइंट आता है एम्ब्रियो, जो उसका भ्रूण होता है बीज का भ्रूण होता है। जब तक बीज कितना ही अच्छा स्वस्थ हो, हेल्थी हो, ऊपर से देखने में अच्छा लग रहा है आपको बीज, आपने बो दिया बीज 150 बीज, उदाहरण में बता रहे हैं, 150 बीज आपने बो दिए, तो उनका ऊपर से अच्छा था, स्वस्थ था, आपने बोल दिए, उसका एम्ब्रियो था ही नहीं, भ्रूण जैसे बोलते हैं वो था ही नहीं, तो उसमें से आपने 150 बीज हुए, उसमें से शायद है किसी भ्रूण जिंदा हो तो जमाएंगे आपके 10-20 बीज वहाँ की मर जाएंगे। इसलिए हमें बीज बोने से पहले उसका कुछ नमूना लेना चाहिए और उसका एम्ब्रियो चेक करना चाहिए, जो भ्रूण जहाँ से निकलता है। हम चना का बीज होगा तो हम आपके लिए बता देंगे भ्रूण कैसा होता है, एम्ब्रियो कहाँ रहता है उसका, ठीक है। चने का बीज में आप 2 भागों में बांटेंगे तो उसमें बीज में सबसे ऊपर एम्ब्रियो रहता है। यदि आपका एम्ब्रियो सुरक्षित है, भ्रूण जो सुरक्षित है, तो आपका बीज 100% जर्मिनेशन करेगा ही करेगा। भ्रूण सारे वो साइड में एक लगा रहता है मिर्ची के दाने जैसा, हाँ, वही तो नहीं रहता है चने के अंदर, पूर्ण चना अगल और उसमें एक इस तरह, हाँ वही है। हाँ एम्ब्रियो जो ऊपर रहता है, हाँ। आपका बीज को तोड़ेंगे तो आपको थोड़ा सा इतना जरा देखेगा, मिर्ची के बीज जैसा, हाँ बिल्कुल वही है, वही है। आप लोग इसलिए चने का उदाहरण दिया क्योंकि उसमें स्पष्ट दिखता है। जी। तो उसमें आप यदि वो खराब होगा, कीड़े ने खा लिया या घुन गया तो वो खराब हो जाता है, और अपन लोग बिना देखे बिना चेक किए छिड़काव के द्वारा बुआई कर देते हैं, तो वो जमता नहीं हो उतना ज्यादा। यदि हम अच्छा एम्ब्रियो वाला बीज उपयोग करेंगे, तो प्रमाणित बीज उपयोग करेंगे तो हमारी फसल अच्छी होगी और हम उससे उत्पादन भी अच्छा ले सकते हैं। जब हम
प्रमाणित सर्टिफाइड सीड की बात करते हैं तो क्या होता है, किसान भाई जो रहते हैं हमारे क्षेत्र में, ब्लॉक क्षेत्र है जैसे तहसील क्षेत्र है, तो यहाँ पर एक क्या होता है, एक प्रसार अधिकारी होता है, एक्सटेंशन ऑफिसर जिसे बोलते हैं। तो क्या है, जो किसानों से केंद्र से नई टेक्नोलॉजी आई, नई नई सूचना आई, नई नई जानकारी आई, तो होता क्या है, जो किसानों तक नहीं पहुंच पाती है, कभी कभी जो केंद्र ने योजना बनाई या सूचना वहां से निकाली तो कभी कभी किसानों तक नहीं पहुंच पाती, तो उसके लिए एक प्रसार अधिकारी होता है, जो उसका काम होता है कि किसानों को जा जाकर हम सूचित करें। तो एक प्रसार अधिकारी जो होता है अपने क्षेत्र का, उसकी जिम्मेदारी होती है उस क्षेत्र में हम किसानों को जो केंद्र सरकार के द्वारा योजना आई हो उसका लाभ उनको हम दिलाएं। तो उस प्रसार अधिकारी की गुण क्या होने चाहिए या उसकी सोच कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले प्रसार अधिकारी जो होता है सामने वाले को समझने वाला होना चाहिए, सामने की बात समझ जाए। कहाँ मिलेगा, कौन से विभाग में मिलेगा? आपको कृषि विभाग में मिलेगा। एक्सटेंशन ऑफिसर होता ही केवीके में है, कृषि विज्ञान केंद्र है, तो एक प्रसार अधिकारी होता ही है आपके ब्लॉक में। उसकी जिम्मेदारी रहेगी कि वो पूरी इन्फॉर्मेशन दे। हाँ, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो आपको पूरी जिम्मेदारी दे, पूरी सूचना दे, आपको जानकारी पूरी दे, जानकारी अधूरी ना दे। हाँ, अधूरी ना दे। जो योजना आई है उसके बारे में भी आपको, उसे क्या होता है, देखते हैं जैसे ब्लॉक में एक्सटेंशन अधिकारी नियुक्त किया गया है नया, तो क्या होता है, पहले वो सर्वे करता है, जाके गांव गांव जाके सर्वे करता है, कौन सा क्षेत्र किस प्रकार की जलवायु है, और उस प्रकार से वो सर्वे कर अपनी रिपोर्ट तैयार करता है। फिर किसानों से मिलता है, किसानों से मिलकर वो आपको जानकारी देगा कि आप केंद्र सरकार से ये योजना आई है, आप इसका लाभ उठाइए। जैसे किसानों को बीज बटने आता है तो किसान क्या करते हैं, वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। प्रसार अधिकारी आएगा आपके यहाँ, बैठेगा, आपको पूरी व्यवस्थित जानकारी देगा एक एक चीज। और सबसे बड़ी बात, एक प्रसार कार्यकर्ता है उसमें सबसे बड़ी दूरदर्शिता का ज्ञान होना चाहिए, दूर की सोचने वाला होनी चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, एक दूसरे को मिलकर अपनी भावनाओं को समझ सकें और एक दूसरे को सूचना आदान प्रदान कर सकें। और क्या होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, पहले ग्रामीण क्षेत्रों में किसान को जागरूक करने के लिए कठपुतली डांस होता था। कठपुतली डांस आप लोगों सभी परिचित होंगे। क्या होता था, उसको बताया जाता था कि हम इस प्रकार से कठपुतली चलाते हैं। उनका एक मुद्दा होता था कि हम कोई भी कार्यक्रम ऑर्गेनाइज जो कर रहे हैं उसको व्यवस्थित करके जनता को वीडियो के माध्यम से, मतलब उस टाइम का वीडियो जो लाइव जो देखते थे उसको कैसे समझा सकें। कठपुतलियों के माध्यम से भी लोग क्या करते थे, समझाते थे और उसको समझाते थे। कई कई नाटक करते थे, नाटक मंडली जो होती है ग्रामीण क्षेत्र में समझाते थे। तो पहले का क्षेत्र जो पहले थे, किसान इतने रासायनिक खादों का उपयोग नहीं करते थे, अपने खेत में मोटे अनाज लगाते थे। ठीक है, आजकल के देखा मोटे अनाज एकदम ना के बराबर उपयोग कर रहे हैं। क्या है जो हम बोलते हैं फसल चक्र। फसल चक्र क्या है, फसल चक्र एक फसल बोने के बाद दूसरी फसल बोना। जैसे आपने इस बार गेहूं लगाया, अगली बार फिर गेहूं लगा दिया, अगली बार फिर गेहूं लगाया। इस प्रकार से करते जाएंगे तो आपका उत्पादन कम होता जाएगा। आपने गेहूं लगाया, फिर चना लगाया, गेहूं लगाया, अरहर लगाई, इस प्रकार से आप करेंगे तो आपका उत्पादन भी बढ़ेगा। इंटरक्रॉपिंग जो फसल चक्र होता है, तो फसल चक्र भी अपनाना चाहिए हमारे लिए। सबसे महत्वपूर्ण होता है फसल चक्र। और इसके बाद यदि आपकी बात की जाए, मनोवैज्ञानिक हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में टेबुला रासा एक शब्द दिया था
जॉन विलियम्स उनका नाम था, के द्वारा कही गई थी कि क्या बोला रहा था कि कोई भी क्षेत्र है वो खाली तख्ती के समान होता है। जैसे बच्चा मान लो, बच्चा है खाली तख्ती के समान है, उसमें कुछ नहीं आता है। आप जो उसमें डालेंगे वही आप उसमें पाएंगे। बिल्कुल, वो किसानों वाली बात है, आप जो बोएंगे वही तो उसमें पाएंगे। हमने वही बताया, खाली तख्ती के समान जो बच्चे दोगे आप वही आपका फील्ड पे अप्लाई। और इसमें सीखना, साथ में सीखना क्या होता है, आप लोग सीखते चलते हो। सीखने की एक ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। सीखना कभी बंद नहीं होता है। आप यहाँ आए, यहाँ भी कुछ सीख के जाएंगे। सर ने आपको क्लास लगाई, आप यहाँ कुछ सीखे। सीखना जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली क्रिया है। सीखना कभी बंद नहीं होता है। जैसे आप मान के चलो, आप छोटे थे तो उस टाइम पे क्या कर रहे थे, आप साइकिल चलाना सीख रहे थे, मान के चलो। तो साइकिल चलाना जब आप सीख रहे थे तो कई बार गिरे हो गए, उठे हो गए, गिरे हो गए। चलाते चलाते आप एक दिन ऐसा आया, आप उसको रखने चलाने लगे। पहले आप इतने प्रैक्टिस हो गया आपको चलाने में, एक हाथ छोड़कर भी चलाने लगे, आप दूसरे हाथ से काम करने लगे। फिर समय आया दोनों हाथ छोड़ देते हैं, कोई हाँ हम छोड़ देते हैं मोटरसाइकिल पे। हाँ, अरे वाह, है ना, प्रैक्टिस हो जाती, प्रैक्टिस हो गई। वो बिल्कुल। कोई किसान है जी। सीधा सीधा, वो अपनी फील्ड पे जितना प्रैक्टिस, जितना अनुभव होगा उतना उसका आगे का कार्य बढ़ेगा। जी जी। मोटरसाइकिल, वो साइकिल आपने सीख ली, अब क्या है आगे बढ़े आप मोटरसाइकिल चलाना सीखना। जैसे कि तो आपने साइकिल चलाना तो सीख लिया, मोटरसाइकिल अब चलाएंगे जब उच्च स्तर का ज्ञान हो जाएगा आपका, थोड़ा सा लेवल ज्यादा हो जाएगा। साइकिल में पेडल मारने पड़ते हैं, मोटरसाइकिल में एक्सीलेटर का ध्यान देना होता है, गियर का ध्यान देना होता है, इंडिकेटर का ध्यान होता है, लाइट का भी ध्यान देना होता है, तमाम चीजों का ध्यान देना होता है। मगर बैलेंस वही काम आएगा जो आपकी साइकिल में काम आएगा। सही है, बैलेंस चलाने का वो उच्च स्तर का थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है आपका। तो इस प्रकार से सीखने की जो प्रक्रिया है हमारी लाइफ टाइम चलती रहती है। चलिए डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए जो है ना ज़्यादा लंबा समय हम लोग उसको रूप में कर रहे हैं, तो आप हमारे बीच में आए आग्रह पे। मैं उन्नत कृषि अध्ययन परिषद की तरफ से और क्षेत्रीय जैविक कृषि केंद्र नागपुर की तरफ से आपका हृदयपूर्वक आभार और अभिनंदन प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे बीच में साझा किया। और बहुत ही कम शब्दों में यही होता है एक कलाकार की भूमिका कि वो कम शब्दों में जो है ना अपनी छाप छोड़ जाए। तो आपने भ्रूण के बारे में बताया, ये नई बात थी। देखिए हम लोगों ने 30 दिन का सेशन लिया, लेकिन ये भ्रूण शब्द जो है ना सीड को लेकर कितनी बातचीतें हुई, लेकिन ये जो कि सीड में भ्रूण होना बहुत आवश्यक है, ये आपने बताया। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं हमारे काम की बात है और इससे हमारी खेती भी बहुत अच्छी होगी। डॉक्टर साहब अपना नंबर लेते रहे हैं, आपको कभी जरूरत पड़े तो आप उनको याद कर सकते हैं, उनसे बात संवाद भी कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हृदयपूर्वक यहाँ पे पधारे और आप सबकी तरफ से मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार करके अभी आपको यहीं पे रुकना है। अभी हमारा समापन सत्र, हम लोग समापन सत्र की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो 10-5 मिनट